गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 5 में सेल के बारे में रीड कर रहे थे, जो कि क्या है, फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ पर हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में आज पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म जो सेल है उसकी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसे ही साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है, व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट ऑफ द ओनियन पिल एज वेल एज द human chick cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane। यानी इससे पहले कुछ एक्टिविटी देखी थी जिसमें ऑनियन पिल का यूज़ किया गया था और एक में चिक सेल का यूज़ किया गया था। तो उसके हिसाब से, यानी उसमें जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें क्या पता चला कि एक लार्ज रीजन है सेल के अंदर। हर एक सेल के अंदर एक लार्ज रीजन होता है और उसे ही क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाएगा, जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड होगा। इसमें लिखा हुआ है, दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। यानी कि जो रीजन होता है ये क्या होता है? डार्कर होता है, स्टेन होता है, और इसे ही क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म क्या है? एक टाइप का फ्लूइड कंटेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड जो बाउंड है। ठीक है, अगर आप लोग फिगर 5.5 देखोगे तो उसमें एनिमल सेल जो दिया गया है, उस एनिमल सेल में अगर ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस नजर आ रहा है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पूरी सेल में स्प्रेड रहता है। इसमें लिखा हुआ है आगे, इट ऑल्सो कंटेन्स वेरी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म पर ही चिपके रहते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और हर एक ऑर्गेनल का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, सब अलग अलग वर्क करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन। और सभी सेल ऑर्गेनल्स में क्या होता है? आउटर लेयर होती है। मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? आउटर लेयर। In prokaryotic, beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड नहीं होता, और जो सेल ऑर्गेनल्स है उनकी अराउंड जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो भी पुअर डिफाइंड होती है। और इसके अपोजिट जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड होता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसमें आगे लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल ऑफ द वायरसेस। यानी कि एक वायरसेस का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि जो वायरस होता है वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के बीच का एक थिंग है। ठीक है, यानी कि अगर वायरस ह्यूमन बॉडी के अगर बाहर की तरफ रहेगा, यानी कि वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब तक इंटर नहीं करता, तो वो एक नॉन लिविंग की तरह परफॉर्म करता है, नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है। और जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वो इंटर हो जाता है तो वो लिविंग थिंग की तरह परफॉर्म करना शुरू कर देता है और वहाँ पर डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो इसमें लिखा हुआ है, वायरसेस लेक्स एनी मेम्ब्रेन्स एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ अंटिल दे इंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू द मल्टीप्लाई। यानी जो वायरसेस होते हैं उनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, लैक ऑफ मेम्ब्रेन होता है, और जैसे ही वो लिविंग बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। इसके बाद ही यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी हर एक सेल ऑर्गेनल्स की एक मेम्ब्रेन होती है, हर एक सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, यानी आउटर लेयर होती है जो कि उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती है। इस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर हम लोग जो टॉपिक्स देखेंगे, यानी कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स है, वो है गोल्गी ऑपरेटर्स, लाइसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टीज, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या है? सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हम लोग सेल ऑर्गेनल्स देख रहे हैं वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है इस पर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स होते हैं, इसी वजह से इसे रफ बोला जाता है। और राइबोसोम्स क्या काम करता है? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करता है। तो इसमें लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी यहाँ पर ER शॉर्ट में लिखा गया है, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट। यानी ये किस फॉर्म में होता है? या तो ट्यूब की फॉर्म में होगा या फिर शीट की फॉर्म में मिलेगा। इट लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूबुल और राउंड और अ ऑब्लॉक बैक वेसिकल्स। यानी कि या तो ये बिल्कुल एकदम लॉन्ग होगा या राउंड होगा।
द ER मेम्ब्रेन यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज अ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर जो लेयर होती है वो बिल्कुल सेम एज होती है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल के आउटर जो लेयर है उससे सिमिलर होती है, वो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। देयर आर द टू टाइप ऑफ द ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो टू टाइप की होती है, रफ एंड स्मूथ। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks rough under the microscope because it has a particles called the ribosome attached with the surface। जैसे कि मैंने बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम रफ इसीलिए दिया गया है क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो रफ होती है। रफ क्यों होती है? क्योंकि वहां पर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। The ribosome which are present in all active cell are the site of the protein manufacture। ये राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करता है किसी भी सेल के अंदर। The manufactured protein are then sent to the various places in the cell depending on the need using the ER। यानी जो जहाँ राइबोसोम जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करता है, देन मैन्युफैक्चर करने के बाद वो सेल के अलग अलग पार्ट्स में उसे भेजता है, डिस्पेच करता है ताकि जहाँ कहीं भी उसकी नीड हो प्रोटीन की। आगे लिखा हुआ है द SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फीड मॉलिक्यूल्स और लिपिड इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज का काम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड, प्रोटीन और फीड मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन्स। और कुछ प्रोटीन और लिपिड का यूज किस में किया जाता है? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल की आउटर लेयर। दिस प्रोसेस इज नॉन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बनाने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाएगा? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Some other proteins and lipid functions as enzymes and hormones. Although the ER varies greatly in appearance in the different cell, it always form a network system। यानी ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग साइजेस में मिलते हैं और एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे लिखा हुआ है वन फंक्शन ऑफ द ER के काफी सारे फंक्शन है। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन क्या था? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और फीड मॉलिक्यूल्स बनाने का काम करता है। इसके बाद यहाँ दिया गया है वन फंक्शन ऑफ द ER इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। यानी जितना भी प्रोटीन बना है, फैट मॉलिक्यूल्स बने हैं और लिपिड बना है, उससे ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर है, साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे उनके पास ट्रांसपोर्ट करेगा या फिर साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन के बीच में वो ट्रांसपोर्ट करता है। आगे लिखा हुआ है ER also function as a cytoplasmic framework providing a surface for the some of the biochemical activities of the cell। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काफी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करता है। In the liver cell of the group of animal called vertebrate, SCR plays a crucial role in detoxifying many poisonous and the drugs। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक वर्क क्या है? डिटॉक्सिफाई करने का भी है। यानी जितने भी पॉइजनस होते हैं वो सारे बाहर निकालने का काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके बाद है गोल्गी एपरेटर्स। तो गोल्गी एपरेटर्स क्या होते हैं यहाँ पर? तो जितना भी प्रोटीन मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसे पैक करने का काम, यानी उसे उसकी पैकेजिंग का काम, उसका मॉडिफाई का काम कौन करता है? गोल्गी एपरेटर्स करते हैं। द गोल्गी एपरेटर्स फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द कैमिलो गोल्गी। यानी इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? कैमिलो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया था। उन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम रखा गया? गोल्गी एपरेटर्स। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सैक arranged approximately parallel to the each other in the stack called the cistern। यानी ये क्या होते हैं? एक स्टेक फॉर्म में होते हैं। स्टेक का मतलब होता है एक ढेर की फॉर्म में होते हैं जिसे सिस्टर्न बोला जाता है और एकदम पैरेलली होते हैं। अगर आप प्लांट सेल का फिगर देखिए, फिगर 5.6, तो इसमें गोल्गी एपरेटर्स दिए गए हैं और वो एक के ऊपर एक दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आगे लिखा हुआ है द मटीरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पेस्ड टू द वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटर्स। इट फंक्शन न्यूक्लियस इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स। यानी जो गोल्गी एपरेटर्स होता है उसका क्या काम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितना भी प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है, लिपिड सिंथेसाइज हुआ है, फेट मॉलिक्यूल्स जो बने हैं उनको पैकेजिंग का काम और उनको डिस्पैच करने का काम सेल के अलग अलग पार्ट में वो कौन करता है? गोल्गी एपरेटर्स करते हैं। और एक और वर्क इसमें दिया गया है, क्या है वो? स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग, यानी प्रोडक्ट की पैकेजिंग का काम भी कौन करेगा? गोल्गी एपरेटर्स करेंगे।
इसके बाद है यहाँ पर लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को यहाँ पर सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि अदर सेल को तो डाइजेस्ट करने का काम करता ही है, साथ के साथ अगर जिस सेल के अंदर वो प्रेजेंट है वो सेल बर्न आउट हो जाती है, यानी कि किसी भी तरीके से कोई डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उस सेल को ब्रस्ट आउट कर देता है वो, यानी कि उसी सेल को अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से वो ब्रस्ट होता है। ब्रस्ट होने से जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बाहर निकलेगा और सेल को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसी वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी इसके अंदर एक सेक होता है। सेक का मतलब होता है थैला या बैग जैसी कोई थिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। दीज एंजाइम आर मेड बाय द आरईआर, यानी कि जो एंजाइम होता है वो भी कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम आर काइंड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी जितना भी डिस्पोजल का वर्क होता है वो कौन करता है? लाइसोसोम करेगा। दीज हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज द वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि वॉर्न आउट हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने का काम, और जो भी फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर इंटर हुए हैं उन्हें डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक सेक होता है, यानी कि थैला या बैग जैसी कोई थिंग होती है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिससे वो सेल को क्लीन करने का काम करता है। Foreign material entering the cell such as the bacteria or food as well as all organelles end up in the lysosome which break complex substance into the simpler substance. Lysosomes are able to do this because they contain a powerful digestive enzyme capable of breaking down all the organelles material. यानी लाइसोसोम क्या करता है? जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करता है और उन्हें सेल से बाहर निकालने का काम करता है, सेल को क्लीन बनाने का काम करेगा। किस तरीके से? क्योंकि जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होंगे वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो जो लाइसोसोम होगा वो क्या करेगा? कितना भी कॉम्प्लेक्स फॉरेन मटेरियल ही क्यों ना हो उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट डैमेज, यानी यहाँ एक एग्जांपल दिया गया, अगर मान लो सेल डैमेज हो जाती है, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, यानी वहाँ पर क्या होगा? अगर मान लो सेल डैमेज हो गई तो वहाँ पर लाइसोसोम क्या करता है? खुद ब्रस्ट आउट होगा, जिससे उसके अंदर से जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बाहर निकलेगा और वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेल को डाइजेस्ट कर देगा। देयरफॉर लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसी वजह से लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है, क्योंकि वो खुद ही अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनल्स में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, यानी जितनी भी एनर्जी क्रिएट होती है, सेल जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है उसके लिए एनर्जी चाहिए, और जितनी भी एनर्जी पहुंचाता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी डेवलप भी करेगा और उसे ट्रांसपोर्ट भी करेगा। तो इसमें लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल का पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हैव द टू मेम्ब्रेन्स कवरिंग, यानी इसकी टू मेम्ब्रेन्स कवरिंग होती है, दो लेयर होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज द पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज द डीपली फोल्डेड, यानी जो फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन होगी वो तो क्या होगी? पोरस होगी, यानी कि उसमें से अंदर बाहर थिंग्स आ जा सकती है, और सेकंड क्या होगी? फोल्डेड होती है। These fold increase the surface area for the ATP generating chemical reaction, और जो folded area है वो क्या हेल्प करता है? जितनी भी एनर्जी क्रिएट हो रही है, जितनी भी एनर्जी डेवलप हो रही है उसको इंक्रीज करने का काम करता है इनर लेयर। The energy required for various chemical activities needed for life is released by the mitochondria in the form of the ATP, और ATP की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जितनी भी एनर्जी डेवलप होगी वो किस फॉर्म में होगी? ATP की फॉर्म में होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या होती है? ATP होती है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क, जितना भी मैकेनिकल वर्क होगा वो इस ATP की वजह से ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम, therefore mitochondria are able to make some of their own proteins, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम DNA होता है जिससे वो क्या करता है? खुद ही प्रोटीन डेवलप करने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर प्लास्टिड। तो प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। प्लास्टिड टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है, और क्रोमोप्लास्ट क्या होगा? वो कलरफुल होता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होगा? वो कलरफुल होगा, ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड जिसे बोला जाता है।
तो प्लास्टिड का एक वर्क यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर लिखा गया है क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेनुअल्स आर स्टोर्ड। यानी ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, इन सभी थिंग्स को स्टोर करने का काम करेगा। इसमें लिखा हुआ है द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस मेम्ब्रेन्स लेयर एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। यानी इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लेयर्स बनी हुई होती है उन्हें क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा बोला जाएगा। इसके बाद है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स एक स्टोरेज सैक होता है जिसमें क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए एक स्टोरेज सैक होगा वो, ठीक है। वैक्यूल्स सेल के अंदर सेल का अगर पार्ट देखा जाए तो 50 to 90% पार्ट किसका होता है, वैक्यूल्स का होता है। यूनिसेलुलर जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर वैक्यूल्स किस तरीके से काम आते हैं, एक्सक्रीशन के तौर पे काम आते हैं। अगर अमीबा का एग्जांपल लिया जाए तो जितना भी एक्सक्रीशन होगा, यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का जो काम है वो वैक्यूल्स करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन यहाँ पर 2 टाइप्स का दिया गया है, एक माइटोसिस है और दूसरा है मायोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस में एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगी और जो नंबर ऑफ सेल है पेरेंट सेल के वो डॉटर सेल के बिल्कुल इक्वल होते हैं। और दूसरा है मियोसिस। तो मियोसिस 4 पार्ट में डिवाइड होती है, यानी कि एक सेल 4 टोटल सेल में डिवाइड होती है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जस्ट हाफ होते हैं पेरेंट सेल के। थैंक यू।